कॉन्वेक्स मिरर अगर मैं देखूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं, सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। एक सेकेंड बस। यस सर, हो गया। हम्म, ये है, ठीक है। इस पे जरा इस पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। फोकस कहाँ होगा? कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, ये फोकस हो गया इसका। ओके, नाउ सपोज मैंने किया, ऑब्जेक्ट को दूर से भेजा, बहुत बहुत दूर से भेजा, दूर से भेजा है ना ऑब्जेक्ट को यहाँ पे। ये वन ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, तो इसकी जो इमेज बनेगी कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। इस पे जो नॉर्मल ड्रॉ होगा वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? फिर नॉर्मल बनाओ आप, तो कहाँ से पास कराओगे भाई? नॉर्मल हमेशा पास होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये बात तो फैक्ट है। नॉर्मल हमेशा यहीं से पास होगा, ये एक फैक्ट है, ठीक है। अब ये रेस जा रही है ऐसे, रेस जा रही है ऐसे, तो जो नॉर्मल सा एंगल बनेगा, नॉर्मल से जो एंगल बनेगा रे का, वही एंगल रे का भी बनेगा, तो से जाएगी लाइक दिस। तो इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे बन रही है इमेज, तो इमेज बन गई फोकस पे। जस्ट सेकंड, यहाँ बन गई इमेज, यहाँ बन गई। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता जाएगा, मान लो यहाँ पर है, तो इसकी इमेज कहाँ जाएगी? एक रे तो ऐसे भेज दी, ऐसे निकल गई। हमको दो रे जब भी किसी इमेज को बनाना होता है, तो एक रे में कौन सी ले जाऊँ? एक रे अगर मैं ऐसे यहाँ से, तो वो रे ऐसे चली जाएगी बाहर, लाइक सेम एंगल पे बाहर चली जाएगी। तो इसको बैक ट्रेस करो, यहाँ बन गई इमेज, तो दिस इज द इमेज, ठीक है। समझ रहे हैं इस बात को? रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ आ रहा है? फॉर दिस सेकंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट किधर है? इधर है ना, इस जगह। देखो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ गया, और कैसी इमेज है? यस सर। वर्चुअल इमेज, बिकॉज डॉटेड लाइन है ना, और डाइवर्ज हो रही है ये रिफ्लेक्ट होने के बाद, तो इट इज वर्चुअल इमेज। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, समझ में आ रहा होगा। टक्कर खाने के बाद रे ऐसे फैल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे आ यस गया। सर। और अगर ये पास में आ जाएगा ना, ऑब्जेक्ट बिल्कुल पास में आ जाए, 3 नंबर पे आ जाए, तो ऑब्जेक्ट जो इमेज का साइज होगा वो भी इसके सेम हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हर बार जब भी चिपक ऑब्जेक्ट मिरर से, तो सेम साइज क्यों हो जाता है? जब भी ऑब्जेक्ट चिपक जाता है ना मिरर से, तो बिल्कुल सेम सर साइज बहुत दिखता है। पास जाएंगे तो क्या प्लेन नहीं दिखने लगेगा, हाँ, तो कर्व सरफेस प्लेन दिखने प्लेन लगेगा, मिरर की प्लेन तरह एक्ट मिरर जैसा करेगा। बिहेवियर हो जाएगा, है ना। कोई चीज चिपक जाती है उसमें, तो बिल्कुल कर्व दिखेगा ही नहीं, उसको लगेगा प्लेन मिरर है। और प्लेन मिरर में क्या होता है? सेम साइज की इमेज बनती है, ठीक है। ये सब चीजें हो जाती, कॉन्वेक्स मिरर में ये चीजें हैं, तो इस तरह से यहाँ पर बन जाते हैं, यानी छोट रहती है हमेशा इमेज इसमें। अच्छा, तो ये था कॉन्वेक्स मिरर को लेकर के बात हमारी। बेसिक आपको पता रहना चाहिए। अब ये सब चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास, जो डब्लू वाला बैच है, उनको मैं इनकी रेस्पेक्ट में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। ये तो बेसिक था, मैंने पढ़ा दिया आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव के बारे में। अब इसकी डिटेलिंग में आपकी रेस्पेक्टिव क्लासेस रहेगी, ठीक है। अभी जो बैच है MR6, उसके साथ में मर्ज करके आपको एक कॉमन टॉपिक पढ़ाता हूँ, जो कि इंडिपेंडेंट है ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड सर हाँ जी बोलिए। सर इसके लिए कितने पेजेस छोड़े हैं जो कॉन्वेक्स और कॉनकेव के लिए? पेजेस आप कितना, अगर रजिस्टर का पेज है कैसा है? सर रजिस्टर सर। रजिस्टर है, आप 7 छोड़ दो, ओके सर। मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होगा। हाँ चलिए,
during सर prefer 7 to कैसे, pages. मतलब एक पेज को 7 गिने फिर एक साइड को 7 गिने? अब 7 पेज बोल दो पूरा, एक पकड़ के एक पूरा एक। ओके सर। हाँ 4 पेज में आया सर। हाँ बिल्कुल, MR6 वाले आ गए हैं। अब मैं कॉमन टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। मर्ज बैच है, जैसा आप जानते ही होंगे, जैसे पहले भी हुआ था एक बार, ठीक है। चलिए बस शुरू करता हूँ मैं, 1 मिनट और दीजिए, क्योंकि 3-5 पे सब ज्वाइन हो जाते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए जो जतिंदर। तो आपने मुझे बोला था ना बताने के लिए, तो मैं उस दिन ना किसी वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पाई। मैंने मैसेज कर दिया था सर को भी कि वो क्लास में बता दें, बट उन्होंने पता नहीं देखा नहीं है क्या। मैं एक बच्चे को भी मैसेज किया था तो बता दे। ओहो, सर डिस्कशन हो गया था केमिस्ट्री की क्लास में। हो गया था ना? यस सर, मैंने बता दिया था सर सर को। सर ने बोला था उन्हें ये 4 वाला टाइम सूट करेगा जहाँ तक है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, तो मतलब पता चल गया था, कोई दिक्कत नहीं है फिर, फाइन। सर 7 पेजेस छोड़ना। हेलो हाँ सर, 7, यस 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 7 7, पेज, बिल्कुल बिल्कुल। 7। चलिए तो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं हम लोग। सर उसे मर्ज एक्चुअली ये जो W वाला बैच है, इनका थोड़ा पीछे रह गया सिलेबस, आप लोगों का आगे चल रहा है, तो इनको मैं ले आता हूँ। हाँ वो इनका मैंने हाँ इन लोगों का एक बार अब सेट पढ़नी होगी। सर जो कहते हैं आपने स्पेरिकल मिरर्स वाला कराया था, उसके नोट्स भेज दोगे ना ग्रुप में? हाँ हो जाएगा अभी, ठीक है। तो थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो मैंने जो ग्लांसिंग इंसिडेंस वाला पूछा था, मेरे को फिर से बता दो, मेरे को समझ में नहीं है। हाँ मैं बताता हूँ बिल्कुल, ग्लांसिंग इंसिडेंस का क्या मतलब है। हो जाएगा, शायद अभी हो जाए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। हम लोग इसमें रिफ्रैक्शन का पार्ट है, तो पहले रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या चीज है, हम सभी जानते हैं। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? बांट देना किसी चीज को, फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, है ना। फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड कर दिया। किसको डिवाइड कर दिया भाई? रे को डिवाइड कर दिया, मतलब ऐसा लगेगा रे को मोड़ दिया हो। तो इसको कहते हैं मोड़ने को बेंडिंग ऑफ लाइट। बेंडिंग ऑफ लाइट at the boundary of two different mediums, of two different mediums. So bending of light at the boundary of two different medium is refraction, ठीक है। the amount of bending, the amount of bending is decided by refractive index. The amount of bending is decided by refractive index of medium. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो क्या होता है इसको भी देखते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। ये आप डायमंड वाला फिनोमेना पढ़ा रहे हो? जो डायमंड हाँ थ्योरम। हाँ वो वही सब चीजें। अच्छा। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है, इट इज स्पीड ऑफ लाइट divided by speed of light in medium. इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। फॉर ग्लास म्यू इज इक्वल्स टू 3/2। जो ग्लास होता है वो 3/2 होता है। फॉर वाटर इट इज 4/3 4/3 होता है वाटर के लिए। ठीक है। तो ये बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं विद रेस्पेक्ट टू। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, स्पीड निकाल सकते हैं मीडियम में। तो बताएंगे क्या स्पीड होगा। तो क्या होगा स्पीड? क्वेश्चन 1, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। कैसे निकालेंगे सर? इट इज सिंपल, बिकॉज म्यू बराबर, इसको हम जनरली सी कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? वी कहते हैं। इट इज सी एंड इट इज वी। तो म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। और म्यू कितना होता है क्लास का? 3/2 हो गया। स्पीड ऑफ लाइट हो गया 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई वी। v इज इक्वल टू आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी ग्लास में लाइट की स्पीड इतनी होती है। ठीक है, ये हो गया। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस पे जो सवाल आ जाता है छोटा मोटा ऐसा आ जाता है। और देखते हैं इसमें आगे। स्नेल्स। सर हाँ जी बोलो। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। कहते हैं लाइट की स्पीड कहते हैं वाटर में वैक्यूम से ज्यादा क्यों होती है? लाइट की स्पीड वाटर में कम होगी ना। वहां पे तो 4 × 10⁸ नहीं आ जाएगा? यहाँ पे नहीं, ऐसा नहीं है। सॉरी वो स्पीड की होती है ना ज्यादा। साउंड की ज्यादा होती है, सही कह रहे हो, साउंड की ज्यादा होती है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये बहुत सिंपल सा है। क्या है जरा समझिए इसको। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, मान लो ये मीडियम है, बाउंड्री है हमारे पास। दिस इज अ बाउंड्री वी हैव। ठीक है। और इस बाउंड्री पे लाइट गिरी इस तरह से। यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, यहाँ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। ये I हो गया एंगल, ये हो गया एंगल R। ठीक है, ये है नॉर्मल। तो इसको देख करके साफ ये बात तो हम कह ही सकते हैं कि भाई मीडियम जो 2 है वो डेंसर है। क्योंकि ये बात हम जानते हैं अपनी बेसिक नॉलेज से कि टुवर्ड्स नॉर्मल अगर लाइट रे बेंड करती है, वो जब भी करती है जब रेयर से डेंसर में जाती है। लाइट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। तो डेंसर है अगर, तो μ2 क्या होगा? ज्यादा होगा। जो मीडियम डेंसर होता है, गाढ़ा होता है, काफी गाढ़ा होता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं? μ2 इज ग्रेटर देन μ1। या फिर यूं कह सकते हैं मीडियम 2 ऑप्टिकली डेंसर देन मीडियम 1।
देन मीडियम 1। मीडियम 2 जो है ऑप्टिकली डेंसर है, लाइट के हिसाब से वो डेंसर है मीडियम 1 से, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर होता है और उसी की तरफ लाइट रे बेंड करती है। ठीक है, ये बात आ गई। अब स्नेल्स लॉ क्या था इसमें? स्नेल्स लॉ कहता है कि μ1 इंटू साइन आई बराबर μ2 इंटू साइन आर, ये कहता है। यानी कि इस वाले मीडियम का, किसी मीडियम का सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो और सब कुछ में क्या आता है? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है और साइन ऑफ दैट एंगल आता है। यानी मीडियम 1 का सब कुछ बराबर होता है मीडियम 2 के सब कुछ से, एंड सब कुछ मींस म्यू एंड साइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, मीडियम 1 का सब कुछ बराबर मीडियम 2 का सब कुछ। ये है स्नेल्स लॉ। ओके, ये छोटी सी बात थी, समझ में आ गई सबको, है ना? नॉर्मल के साथ एंगल लेते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। रिफ्रैक्शन in case of multiple parallel slabs, रिफ्रैक्शन केस ऑफ मल्टीपल पैरेलल स्लैब्स। तो मान लीजिए कुछ ऐसा सिचुएशन, स्लैब्स ले ली पैरेलल मैंने, 1 यहाँ पे μ2, यहाँ पे μ3 और यहाँ कह लो यहाँ पे μ4। μ1 μ2 μ3 मान लीजिए अब लाइट रे ऐसे आ रही है, कुछ लाइट रे कुछ इस तरह से आ रही है। और बैंड हो गई कुछ इस तरह से, फिर ऐसे चली गई, फिर फाइनली और फिर इस तरह से चली गई, लाइक दिस। तो इसको मैं μ1 कह देता हूँ क्योंकि वापस भाग के आ गई है, तो μ1 और ये लास्ट में भी μ1। सब पे नॉर्मल बना दो एक बार। ठीक है, तो अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल हो गया θ2 सपोज। ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा अगर ये θ2 है? हाँ जी बोलिए सर। थर्ड स्लैब का आपने म्यू कहाँ लिखा है? μ1 μ2 μ3 μ1 सर μ1। अच्छा सर ठीक है, वापस उसी मीडियम में आ गई। ठीक है, ये θ2, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? θ2 ही तो होगा, ऑल्टरनेटिव θ2 होगा। अगर ये θ2 है तो ये तो फिर अलग ही होगा कुछ, ये θ3 मान लिया, तो ये θ3 है तो ये कितना होगा? θ3 होगा। θ3 और फिर ये वाला एंगल मान लो θ4 कह दिया मैंने। किए तो मेरे पास स्नेल्स लॉ लगाना है मेरे को। स्नेल्स लॉ कहाँ लगा सकता हूँ? तो पहले वाले पॉइंट पे लगाते हैं, ये जाएगा 2 और ये जाएगा 3। तो स्नेल्स लॉ लगाओ पहले वाले पॉइंट पे, तो क्या लिखोगे? क्या लिखेंगे? μ1 इंटू साइन θ1 बराबर किसके आएगा? μ2 sin θ2 μ2 sin θ2 आएगा। ठीक है, अच्छा सेकंड वाले पे बताओ क्या आएगा? μ2 sin θ2 sin θ2 equal to μ2 sin θ2 is equal to μ3 sin θ3 sin θ3। हाँ ये हो जाएगा।
μ3 sin θ3, ठीक है जी। अब 3 पे लगाओ, 3 पे क्या कहोगे? μ3 sin mu3 sin theta 3 is equal to mu1 sin mu4 theta sin 4 theta 4 mu1 sin θ4, ठीक है जी, mu1 लिख sin लिया, theta 4. बिल्कुल ठीक है ना। अब जरा एक चीज देखो, मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ये स्टेप्स वे में क्यों लिखा है, तो रीजन है इसके पीछे कि ऊपर वाला जो ये μ2 sin θ2 दिख रहा है और ये नीचे वाला μ2 sin θ2 दिख रहा है, वो दोनों सेम ही तो है। ये देखो, ये दोनों भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये बराबर ही तो हो गए, ये भी तो बराबर हो गए। यानी इस बात से क्या समझ में आ रहा है, सब आपस में बराबर हैं। कैन यू सी दिस? सभी लोग आपस में बराबर हैं, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, इसके बराबर, सब बराबर ही तो हो गए। यानी कि अगर पैरेलल स्लैब होती है तो किसी एक मीडियम का सब कुछ बराबर एनी अदर मीडियम का सब कुछ, नो मैटर वेयर दैट मीडियम इज लोकेटेड, आप बराबर कर सकते हैं डायरेक्टली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ध्यान रखो उसको। नहीं सर, हम तो कह सकते हैं क्या जितने चीज? से एंटर करेगी लाइट रे, जितने से एंटर करेगी इतने थीटा पे, उसी से हाँ देखो, वो भी चीज भी प्रूव हो जाएगी यहाँ पे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए आप, इन केस ऑफ पैरेलल स्लैब हम सब कुछ बराबर कर पाते हैं। वैलिड फॉर पैरेलल स्लैब, वैलिड फॉर पैरेलल स्लैब, ठीक है। अब मतलब इसमें एक सर चीज, θ1 हाँ, और θ1 और θ4 इक्वल है। बिल्कुल θ1 और θ4 इक्वल है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को बराबर करोगे सपोज, तो क्या आने वाला है यहाँ से भाई, μ1 तो μ1 कट जाएगा, μ1 तो कट ही जाना है, बचा क्या, θ4 बराबर θ1, तो ये हो जाता है। यानी कि जो फाइनल लाइट रे है और जो इनिशियल लाइट रे है वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, आपस में वो होंगी पैरेलल, ठीक है। पर सर ये तो कहते जनरल सी बात थी ना, क्योंकि दोनों मीडियम तो सेम ही है, तो थीटा तो सेम ही आना था। छेड़छाड़ हुई, ये तो कुछ क्या पता अलग ही बदल जाए कुछ, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, तो बाहर निकल के कुछ चीज बदल सकती थी। यस सर, ठीक है, तो ये हल्का सफर कर दो एक सेकंड, थैंक यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। और तो एक पॉइंट ये सीख लिया, और देखते हैं इसमें कुछ खास बातें। खास बात जो मेरे को बतानी है इसमें देखिए, इसी में बात बताना है मेरे को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, μ1 sin r लिखा इज इक्वल टू sin r लिखा, ठीक है। दिस इज व्हाट आई रोट, ठीक है, फाइन। अगर आप एक चीज देखें, यहाँ एक चीज और देखने लायक है कि μ1 बाय μ2 को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिखता हूं c/v1 लिख सकता हूं अपॉन c/v2 लिख सकता हूं, बिकॉज μ1 क्या होता है, c/v1 होगा, μ2 क्या होगा, c/v2 होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से। तो यहाँ पे हो सकता है v2/v1 हो गया, c तो कट जाएंगे, तो यानी μ1 बाय μ2 इज इक्वल टू v2/v1, ठीक है। अब और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, v को क्या लिख सकते हैं, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव, ये वेलोसिटी ऑफ रे ऑफ लाइट है, ये इसको हम लिखेंगे λ2 इंटू फ्रीक्वेंसी, बिकॉज वेलोसिटी क्या होता है, λ/T होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट रे क्या हो जाएगा यहाँ पे, लैम्डा इंटू एफ हो जाएगा, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ यूज करी है, λ2 इंटू एफ हो जाएगा। अब दोनों जगह मैं सेम एफ यूज क्यों कर रहा हूँ, ऊपर भी मैंने v2 को लिखा λ2 इंटू एफ और v1 को लिखा λ2 इंटू एफ। तो हम ये कहते हैं whenever light passes from one medium to another, frequency is not affected, frequency
इज नॉट अफेक्टेड। हाँ बोलो। सर नीचे लैम्डा 1 एस नहीं हो जाएगा? हाँ वो यस, but हाँ lambda वो लैम्डा 1 हो जाएगा, गलती से लिख गया है, ये हो गया। व्हेनेवर लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर फ्रीक्वेंसी इज नॉट अफेक्टेड, फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स। हाँ जी सर ये लाइट के लिए वैलिड है या सभी ईएम वेव्स के लिए? सभी ईएम वेव्स के लिए। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स and this fact is Okay, valid sir. for, and this fact is valid for all EM waves। जो पैदा कर रहा है, जो सोर्स है, उस पर डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी। अगर वो नहीं बदल रहा है तो कहीं भी जाए फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो यानी फाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, बाई μ1 बाई μ2 इज इक्वल्स टू v2 बाई v1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। ऐसा रिलेशन हम बना सकते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। अगर भूल जाएं इस फॉर्मूले को तो हम ड्राइव भी कर सकते हैं, कोई बड़ी नहीं है, ड्राइव करना आसान है तो ठीक है। तो ये रिलेशन भी आ जाती है। कभी लैम्डा पूछ लेता है, म्यू दे देगा इधर उधर के, लैम्डा दे देगा और बताओ लैम्डा 2 कितना आएगा, ठीक है। तो लैम्डा पे फर्क पड़ जाता है। ये छोटी सी रिलेशन। अगर कहते हैं लैम्डा बदल रही है तो कहते फ्रीक्वेंसी बदलनी चाहिए थी, फ्रीक्वेंसी क्यों नहीं बदल रही? कोई स्पीड बदल रही है ना, इसीलिए ऐसा अच्छा। कंपनसेशन हो रहा है कि फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। ओके सर, थैंक यू सर। ओके आगे देखते हैं इसमें और हम। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे यहाँ पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट की। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये क्या चीज है? हमने डेविएशन पढ़ा था, डेविएशन हम जानते हैं कैसे निकालते हैं। अब हम बात कर रहे हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन ग्लास, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इन रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में डेविएशन डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। म्यूट कर दो, किसी का अनम्यूट हो गया है। एक बार ऊपर वाला पार्ट दिखा दीजिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड। एक सेकेंड, कुशाग्र। देख लो, ठीक है। हो गया सर, थैंक यू। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इन ग्लास स्लैब देख रहे हैं हम लोग। तो कैसे होगा ये? मान लो लाइट रे आ रही है ऐसे, लाइट रे ऐसे आ रही है, फिर वो बैंड कर जाएगी ऐसे। लाइट रे ने कर लिया फिर बैंड, फिर लाइट रे दोबारा निकल जाएगी, इस तरह से। और ये बात तो आप जानते ही हो कि पैरेलल होंगी रेज दोनों ये आपस में, क्योंकि इधर भी मीडियम वही है, इधर भी मीडियम वही है, और पैरेलल स्लैब जैसा केस, तो ये दोनों रेज पैरेलल तो होंगी। बट मैं इसमें क्या जानना चाहता हूँ वो भी आपको मैं बता दूंगा अभी। ये आई हो गया, आर हो गया, तो ठीक है। व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इज कि मुझे ये पता चल जाए
लाइट रे इधर जाना चाहती थी, पर जा तो उधर ही रही है। देखो लाइट रे इधर जाना चाहती थी, जा तो उसी डायरेक्शन में, पर पैरेलल जा रही है। हम डायरेक्शन तो सेम ही कहेंगे ना, जिधर लाइट जाना चाहती थी उधर ही जा रही है, पर इसमें लाइट घूम के डेविएशन आ गया हो, इसमें लाइट शिफ्ट हो गई है, डिस्प्लेस हो गई है। ये डिस्प्ले को, और मान लो ये जो थिकनेस दे रखी है ग्लास की, ये टी दे रखी है, ये टी थिकनेस दे रखी है, और हमको जो निकालना है वो निकालना है कि ये थिकनेस कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट, इसी को कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब ये कैसे निकाला जाए, सारा दिमाग इसी पे लगाना है हमको। तो तरीके हैं इसको करने के। अब देखो, इसका नाम कर दिया A, दिस इज B। तो AB cos R, AB cos of R इज इक्वल टू T। आज इस बात से कंफर्टेबल हो आप लोग कि AB cos of R बराबर T होगा? यस सर। भाई हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, तो AB cos of R बराबर T। तो AB कितना आ जाएगा फिर? AB आ जाएगा T बाई cos R। ठीक है, यानी A आ गई। ठीक है, पर हमको AB की लंबाई थोड़ी ना निकालनी है, हमको तो S निकालना है। तो S क्या होगा? अगर S यहाँ पे ये है तो यहाँ पे क्या होगा? S ये डिस्टेंस हो गई S। ठीक, अब ये वाला एंगल कितना होगा? ये अगर R है तो ये होगा I माइनस R। I माइनस R, ये हो गया। अच्छा, ये AB, अगर मैं ट्राइंगल को देखूं, ABC वाले ट्राइंगल को, इन ट्राइंगल ABC, तो मैं ये तो कह ही सकता हूं कि AB साइन ऑफ I माइनस R इज इक्वल टू S। आर यू कंफर्टेबल विद दिस? AB साइन ऑफ I माइनस R इज इक्वल टू S। हाँ जी सर। डिग्री है तो जो AC होता वो तो कॉस वाला कंपोनेंट होता, वाला कंपोनेंट है, ये साइन के साथ आएगा। I ये बात भी समझ। ओके, तो यहाँ फाइनली S इज इक्वल टू T बाई cos R इंटू साइन ऑफ I माइनस R। ये हो गया, ये आ गया जी डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल फॉर्मूला, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्चुअल फॉर्मूला। अब इस पे कुछ शर्तें लगा दी जाएंगी, कुछ कंडीशन लगा दी जाएंगी। कंडीशन क्या है आप कहेंगे? सर, हाँ जी बोलो। सर लिखा है AB साइन I माइनस R। सर हाँ। तो यहाँ पे S और R इक्वल है? हाँ, क्या कह रहे हो आप? S और R इक्वल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो AB cos I माइनस R AC होगा। हाँ, तो सर S कैसे होगा? S कैसे? हाँ, अब रुको, मैं आपसे कहूँ अगर साइन ऑफ I माइनस R क्या होगा बताइए? इन ट्राइंगल ABC साइन I माइनस I क्या होगा? हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। हाँ, यस सर। S अपॉन ऑफ AB, यस सर। S क्या आ जाएगा? AB इंटू साइन I माइनस R आ जाएगा। वही लिखा है यहाँ पे। यस सर। ओके सर, यस सर। हाँ, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे फॉर नॉर्मल। अब इसका क्या मतलब है? दो तरह के इंसिडेंस होते हैं, एक नॉर्मल इंसिडेंस और एक ग्रेजिंग। हम बात करेंगे नॉर्मल इंसिडेंस की। when light ray is almost along incident along normal, और नॉर्मल के आसपास ही है लाइट रे, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा फिर? अगर लगभग आसपास है तो 0 के करीब हो जाएगा, बहुत 0 डिग्री।
0 करीब हो जाएगा, ऑलमोस्ट वेरी वेरी, मतलब नॉट इक्वल टू बट वेरी वेरी क्लोज टू 0। तो इसको कहते हैं नॉर्मल। नॉर्मल पे आपने इंसिडेंस मार दिया, नॉर्मल पे इंसिडेंस मार दिया आपने, ठीक है। एक होता है ग्रेजिंग इंसिडेंस। ग्रेज का मतलब जैसे घोड़ा क्या करता है, घास को ग्रेज करता है ना, घास को ग्रेज कर, ग्रेजिंग द ग्रास। तो ग्रेजिंग एंगल क्या होगा, ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होगा, जब कोई लाइट रे सरफेस के पैरेलल हो जाती है, जिस सरफेस से वो टकराएगी ना उसके सरफेस की पैरेलल हो जाए, ग्रेजिंग इंसिडेंस कहते हैं। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस के टाइम पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाता है। म्यूट कर दो, किसी का अनम्यूट है, वो हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस, जैसे घोड़ा घास खाता है, चरता है घास को, तो सरफेस से ही चरता है ना वो। तो ऐसी लाइट अगर ग्रेस कर पे है, जब सरफेस पे लाइट रे होगी तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी लाइट रे, 90 डिग्री बनाएगी। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस मींस पैरेलल टू सरफेस, मतलब नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनना। तो दो तरह के इंसिडेंस होते हैं जो कि फेमस है, नॉर्मल और एक ग्रेजिंग। के बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में हम लोग, और अभी हम बात करते हैं नॉर्मल इंसिडेंस की। जब एंगल है बहुत छोटा, तो जब कोई चीज छोटी है तो आप जानते हैं उस चीज को क्या होता है। मान लो सपोज अगर कोई चीज छोटी है, इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, साइन ऑफ एक्स क्या होता है, एक्स के बराबर आता है, कॉस एक्स के बराबर आता है, 1 के बराबर आता है, टेन ऑफ एक्स किसके बराबर आता है, एक्स के बराबर आता है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान, छोटे एंगल के लिए ये सब्स्टिट्यूशन हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाला फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा इस हिसाब से, t अपॉन कॉस ऑफ r। अगर i छोटा है देयरफॉर r भी क्या होगा, लगभग 0 के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर r बहुत छोटा है तो कॉस छोटा एंगल 1 हो जाएगा ये, और यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ i माइनस r, इसको क्या लिखेंगे, i माइनस r, i माइनस r ये हो जाएगा i माइनस r, ठीक है जी। यानी कि डिस्प्लेसमेंट t ब्रैकेट i माइनस r। समझ पा रहे हो चीज को, देखो r छोटा था, तो अगर r छोटा होता तो cos छोटी की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, बिल्कुल ठीक है। साइन ऑफ अंदर क्या है, छोटा, तो छोटा होता तो क्या आता है, i माइनस r आ जाता है, तो लिख दिया, ठीक है। r तो नहीं पता ना सर, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस तो पता था, इस r के बारे में नहीं मालूम, तो इस r को कैसे निकालेंगे, ये देख लीजिए अब। बाय स्नेल्स लॉ हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ कहता है कि बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, बाहर का सब कुछ बराबर अंदर के सब कुछ से। तो यहाँ पे बाहर में कौन है, एयर दे रखी है बाहर, तो 1 इंटू साइन ऑफ आई बराबर म्यू इंटू साइन ऑफ आर। बट एंगल हमारे क्या है, बहुत छोटे हैं। बट फॉर नॉर्मल इंसिडेंस हम कह सकते हैं इस बात को कि साइन आई किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, और साइन आर आर के बराबर हो जाएगा। यानी आई बराबर म्यू इंटू आर हो गया, ठीक है, आई बराबर म्यू इंटू आर आ गया। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, क्या आ जाएगा फिर, टी ब्रैकेट आई माइनस आई बाय म्यू, ये हो जाएगा आर का वैल्यू। तो एस क्या आ जाएगा, यहाँ से आई कॉमन ले लो, आई इंटू 1 माइनस 1 अपॉन म्यू इंटू टी, ये आ गया। तो दिस इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट है फॉर नॉर्मल। आप दे दो, क्या करूं, थोड़ा सा दोबारा बता दो। हाँ से क्या बताना मेरे को, ये बताइए। यही टॉपिक सर, कि यहाँ से म्यू साइन आई इज इक्वल टू म्यू से। अच्छा, मैं ऊपर चला गया था अभी, यहाँ से ना, यस सर। तो रे को यहाँ से आ रही है, एयर में ना रे, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। तो साइन ऑफ आई बराबर क्या होगा, म्यू इंटू, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो म्यू इंटू साइन ऑफ आर लिखा है यहाँ पे मैंने।
1 इंटू साइन आई बराबर म्यू इंटू साइन आर। पर क्योंकि हमारा नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है तो नॉर्मल के करीब करीब लाइट को फेंका जा रहा है, तो आई भी छोटा होगा, आर भी छोटा होगा। जब छोटे होते हैं तो ये उसी के बराबर आ जाते हैं, आई के बराबर आते हैं। तो साइन आई म्यू, तो यहाँ से इसको एक तरीका और भी है निकालने का, वो बाद में सीखेंगे जब हम शिफ्ट सीखेंगे, शिफ्ट इन ग्रास स्लैब। तो हम इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वहीं से निकाल दिया करेंगे इसको, वहां से भी फॉर्मूला जल्दी से निकल जाता है फिर। ओके, अब मैं बात करूंगा, समझ में आ गई? Mission. Case of refraction. Case of refraction. तो रिफ्रैक्शन में कैसे इमेज फॉर्म करती है? ऑब्जर्वर, मान लो देखने वाला, ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, देखने वाला डेंसर हुआ है, ये डेंसर है। फॉर डेंसर, हाँ, म्यू आर फॉर रेयरर, डी फॉर डेंसर, म्यू आर फॉर रेयरर। ठीक है, अगर देखने वाला मीडियम डेंसर मीडियम में है तो जिस चीज को देखा होगा वो रेयरर मीडियम में होगी, है ना? तो मान लो कुछ उड़ रहा है बाहर, कुछ कबूतर वगैरह है बाहर उड़ रहे हैं, तो यहाँ पे पर है, ये बाउंड्री हो गई, बाउंड्री है, और कबूतर के बाउंड्री से, तो कबूतर के मैंने एली, अब देखने वाला कहाँ पे है? देखने वाला है इधर कहीं पर, यहाँ पे देख रहा है। आंखें मैंने बड़ी दिखा दी हैं काफी, कबूतर को देख रहा है कि उड़ रहा है जी, ये तो बाहर है ना, क्या होगा? सिंपल सी बात है, लाइट रे बनानी पड़ेगी। लाइट रे अगर हम बनाएंगे लाइट रे तो ऐसे जाएगी सीधी, एक लाइट रे तो सीधी जाने वाली है लाइक दिस, क्योंकि जो लाइट सीधी जाती है वो सीधी ही निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा, जो सीधी है वो सीधी निकल जाती है, और जो टेढ़ी जाती है जिस तरह से जाएगी वो डेंसर मीडियम है, तो क्या होगा? टुवर्ड्स बेंड करेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करने वाली है, तो इस तरह से बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो बताइए इस बाउंड्री के लिए ऑब्जेक्ट कहां पर है? इस बाउंड्री के लिए ऑब्जेक्ट किधर है? इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे का मीटिंग पॉइंट किधर है? मीटिंग पॉइंट ये है ना, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया। कैसा ऑब्जेक्ट है ना? डाइवर्जिंग रेज है, हार्ड लाइन है, यहाँ पे हार्ड लाइंस, क्या हो गया? अब रियल ऑब्जेक्ट हो गया। अच्छा, अब मैं आपसे पूछूं, बताइए इमेज किधर है इस बाउंड्री के लिए? इस बाउंड्री के लिए इमेज बताइए, वेयर इज द इमेज? पीछे है सर, पीछे आएगी, यानी ऑब्जेक्ट से पीछे आएगी। पीछे आएगी। कैसे पता चला हमको ये? क्योंकि जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये वाली रे और ये वाली रे, इनका मीटिंग पॉइंट इधर है। ये कहाँ मिलेंगी भाई? ये तो पीछे ही मिलेंगी ना, ऐसा लग रहा है पीछे से आ रही है, पीछे से आ रही है, ऐसा लग रहा है हमको तो साफ साफ। तो हम कह सकते हैं कि ये ऐसा होगा, यहाँ पे मिल जाएगा, और फिर लाइट रे ऐसे बना दिया हमने।
ये आ गया जी इमेज इसका, ठीक है। और यहाँ पे जो हम ऑब्जर्वर इन डेंसर मीडियम, देखो आंखों में रेज गिर रही है ना, जब आंखों में गिर रही है तो हम जो पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे कौन सा केस पढ़ रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस वाला केस पढ़ रहे हैं, नॉर्मल इंसिडेंस केस। जो भी हम पढ़ रहे हैं नॉर्मल इंसिडेंस पढ़ रहे हैं, आंखें ऊपर है वो बिल्कुल आसपास है, उसके ऊपर ही, आंखों के ऊपर ही है हम लोग, ठीक है, बाहर खड़े होकर नहीं देख रहे हैं। जो चीज हमारे ऊपर है उसको हम पानी के अंदर जाकर के डायरेक्टली अबव देख रहे हैं, तो कहाँ दिखेगा, तो कबूतर कहाँ दिख रहा है, हमारी आंखों के लिए कबूतर कहाँ है, हमारी आंखों के लिए कबूतर इस जगह पर है, इमेज पर, बिकॉज हमारी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, हमारी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट कौन हुआ, यही तो इमेज, उस बाउंड्री का इमेज है, हमारी आंखों के लिए वो ऑब्जेक्ट है। बिकॉज इसको हम दो तरीके से समझ कि भाई एक तो हार्ड रेज हमारी आंखों में आ रही हैं और डाइवर्जिंग रेज हैं। इंसिडेंट रेज जब डाइवर्जिंग होती है तो भी हम समझ जाते हैं कि होता है, ठीक है। हमारी आंखों में क्या आ रही है, ये रेज आ रही है इंसिडेंट वाली, इनका मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है, तो ये हमारी आंखों के कबूतर यहाँ पे है, हमको ऐसा लग रहा है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है, ये हमारी आंखों के लिए हो रहा था। तो ये इमेज किसके लिए, बाउंड्री के लिए है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट ये है, और हमारी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट किधर है, हमारी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट ये इसका इमेज है, ठीक है। अब मैं इसमें शॉर्टकट बताता हूँ आपको कि बोलोगे ये डिस्टेंस क्या होगी एच डैश, ये बात का पता कैसे चलेगा, ये बताना है हमें क्या होगा ये। तो एच डैश एच से ज्यादा होगा या कम होगा, ये बताओ इस केस में, ज्यादा होगा। अब आप ध्यान रखिए इस तरीके को, एच डैश बराबर एच मल्टीप्लाई किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, कुछ ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करूं जो कि ग्रेटर देन 1 हो, तभी ज्यादा आएगा। म्यूट कर लो। एच डैश हाँ तो ऐसे नहीं तो करे थे पापा, देते नहीं नंबर। राजुल म्यूट नहीं किया। देखिए एच डैश एच से तो बड़ा होगा, यानी कि मुझे एच में किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि ग्रेटर हो, तभी ज्यादा आएगा ना एच डैश एच से। तो क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, हम क्या करेंगे, म्यू डी बाई म्यू आर कर देंगे। ये ठीक है कि नहीं, ये ज्यादा है, ये है कम। तो अगर आपको ओवरऑल हाइट ज्यादा करनी है तो h को उस चीज से मल्टीप्लाई करो जो कि ग्रेटर देन 1 हो। कब होगा, जब न्यूमरेटर में ज्यादा होगा और डिनोमिनेटर में कम होगा, तभी तो ग्रेटर देन 1 आएगा ओवरऑल। तो हम क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला छांटेंगे, ऊपर रख देंगे, कम वाले को नीचे रख देंगे। एंड ऑब्वियस सी बात है, डेंसर का ज्यादा ही होता है, रेयर का कम होता है। तो ये हम इस तरह से याद रखेंगे इस फॉर्मूले को, भाई ज्यादा अपॉन कम, अगर ज्यादा करना है तो ज्यादा अपॉन कम कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात, अगली बात, हाँ जी सर वो आप बताना, वो हमारे लिए आंखों के लिए वो इमेज ऑब्जेक्ट कैसे हुआ, हमारी आंखों के लिए इंसिडेंट रे है कि नहीं, ये बताओ, इंसिडेंट रे है कि नहीं, हमारी आंखों के लिए इंसिडेंट रे है ना सर। जो ऑब्जेक्ट से रियल सच्ची वाले ऑब्जेक्ट से निकल रही वो भी तो इंसिडेंट रे हमारे लिए। सच्ची वो हमारे लिए नहीं है, हमको दिखेगा भी नहीं, वो आपको दिखेगा भी नहीं, आप तो पानी के अंदर बैठी हो, आपको ये दिखेगा ही नहीं, समझ रहे हो। अच्छा हाँ, आपको तो इंसिडेंट रे ये दिख रही है, आप तो यहाँ समझोगे उसको, फिर अंदर रेटिना पे जाके इमेज बन जाएगी आपकी, ऐसे घूम करके रेटिना पे, टुवर्ड्स रेटिना जाएगा अब ये, अब रेटिना वगैरह है पीछे तो यहाँ बन जाएगी इमेज। अब ऑप्टिकल नर्व्स वगैरह पहुंचा देंगी संदेश माइंड तक कि आपने क्या देख लिया, जो कि आंखों के लिए, पर आंखों के लिए ये बात करते हैं। जी बोलो सर, इसका प्रूफ नहीं है ये एच डैश और एच, प्रूफ है, मैं करा रहा हूँ प्रूफ, लेकिन अब इस जुगाड़ को समझ लो, फिर प्रूफ भी दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देख लीजिए इसको कि हम कैसे, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रूफ सॉल्व करते वक्त हमको इसी बात का ध्यान रखना होगा। अगर मान लीजिए
देखो ब्रेक तो अभी लो मत, ब्रेक नहीं दे सकता मैं। ओके सर। हाँ अभी कंटिन्यूअसली बैठो। देखो फिर दूसरा बैच है वो ब्रेक तो अभी। तो यहाँ पे है ऑब्जर्वर इन आराम से लेट के पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लिख लो आराम से, किसी भी पोजीशन बैठ जाइए। ऑब्जर्वर इन रेयरर मीडियम। ऑब्जर्वर कहाँ है? रेयरर मीडियम में। अब डेंसर में नहीं है, वो रेयरर में पहुंच गया है। यानी कि ऑब्जर्वर किसको देखेगा? ये तो डेंसर है। तो ऑब्जर्वर आ गया है यहाँ पे, ये आ गया ऑब्जर्वर आंखों के साथ। ठीक है, ये हो गया बाउंड्री। अब मछली को देख रहा है, मछली हो सकती है, मछली यहाँ पे है। तो इस बाउंड्री के लिए ऑब्जेक्ट समझ में तो आई गया अब आप लोगों को कि ऑब्जेक्ट कौन होगा इस बाउंड्री के लिए। रेस जा रही है आंखों में ऐसे। ऑब्जेक्टिव तो हो गया एक तरह से भाई, रेस जा रही है। अब एक और रे देखो, रे तो बहुत सारी निकलती है पर हम दो ही बनाते हैं, हमें दो से काम चल जाता है। अब डेंसर है, रेयर में जा रही है, तो हम कहेंगे ऐसे गई। तो ऑब्जेक्ट किधर है बाउंड्री के लिए बताइए? ये ऑब्जेक्ट हो गया। इमेज कहाँ है? इमेज कहाँ होगी? इमेज डिसाइड होती है इन दोनों रेस से। टक्कर खाने के बाद जो रे होती है ना, इस बार आगे पीछे होगी लाला। आगे तो कुछ मिलेगा ही, पीछे हो गई तो ये आ गई इमेज। अंदर ही होगी लेकिन इससे ऊपर होगी। हाँ, आंखों को क्या लगेगा? आंखों को लगेगा मछली तो ऊपर है। हाँ सर, ऊपर मतलब आंख को ये तो ना दिखेगा ऑब्जेक्ट, आंखों को क्या दिखेगा? आंखों को तो ये चीज दिखेगी। बाल्टी में पानी भरो घर में, तो आपको नीचे का जो बॉटम है ऊपर दिखता है, इसीलिए दिखता है बॉटम, क्योंकि आंखों में जो रेज जा रही हैं वो तो इसको सच्चाई मानती हैं। सच्चाई आंखें इसको मान रही हैं, ये सच्ची बात है यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पे है ये इसका डी, ये डिस्टेंस डी है। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? डी डैश हो जाएगा। कम है ना इमेज, तो अब डी डैश कैसे निकालोगे बताइए? डी को कम करके निकालोगे तो डी म्यू आर इनटू म्यू डी ये करेंगे, यानी कि कम बाई ज्यादा, ऐसा करना। यानी आप देख लो पहले इमेज इमेज की डिस्टेंस कम होगी या ज्यादा होगी, उस हिसाब से आप फटाफट फॉर्मूला लगा सकते हो और आंसर निकाल सकते हो। विद इन नो टाइम ये क्विकली हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये हो गई जी बात। अब इसकी बात करते हैं इसके प्रूफ की, कि क्या सबूत बात का, सबूत दो कि ऐसा ही हुआ, ऐसे देखने से नहीं मान सकते। तो सबूत क्या है? ये तो बाउंड्री, आप लोग का 8 नवंबर को जो AITS है उसमें रे ऑप्टिक्स भी है और वेव ऑप्टिक्स भी है। yes, इसीलिए मैं ना ये मिला करके जल्दी चीजें खत्म करना चाह रहा हूँ, जिससे कि ज्यादा हो जाए हमारी और सिलेबस जल्दी से जल्दी ओवर हो जाए, शांति के साथ, हड़बड़ी ना हो। सर बुला इस लिया पे से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। क्या कह रहे हो? फिर से बोलो। अगर हम कहते हैं इस पे से सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अगर इसी स्पीड से चलते रहे ना कि हफ्ते में हमारी 3 लग रही हैं, तब तो नवंबर एंड जाएगा ही जाएगा। नवंबर एंड थोड़ा सा पार भी कर सकता है, दिसंबर में जंप कर सकते हैं हम लोग। ओके सर। क्योंकि इसके बाद वेव ऑप्टिक्स बच, अभी 4 से 5 क्लास और लगेंगी इसी रे ऑप्टिक्स में।
4 से 5 है, 2 हफ्ते उसके मान लो आप। फिर आएंगे वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स 3 क्लास चाहिए, 3 से 4 क्लास। फिर बचा मेरे पास मॉडर्न फिजिक्स, इंडक्टर की जूलॉजी का खत्म हो गया सिलेबस आपका, तो फटाफट से मर्ज करके जल्दी कर सकता हूँ काम को। सर तो इस हफ्ते में एक और ले लो आप। वो बात नहीं सर, एक हफ्ते में सर एक एक्स्ट्रा एक ही बहुत है, एक हफ्ते में एक ही बहुत होती है, ज्यादा भागने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, तो आप लोगों की इस बार नहीं होगी, अब देखेंगे बाद में, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को नवंबर वाला AITS पे फोकस करना है, वो हो जाएगा मेरा। ठीक है, मैं अब नवंबर के बाद सोचूंगा मर्ज करने का, अभी नहीं सोचूंगा। तो दिस इज द अभी मर्ज, अब दोबारा मर्ज आप देखेंगे वो बाद में देखेंगे अब। ठीक है, नवंबर में होगा। चलिए, प्रूफ देख रहे हैं? यस। तो मान लीजिए प्रूफ अगर हम देख रहे हैं तो क्या होगा, मर्ज करने से तो पिकनिक वाली फीलिंग आती है, सब लोग मिल गए एक साथ ऑनलाइन। एक बच्चा मेरे को ऐसा बोल रहा। चलिए, तो ये बाउंड्री है, यहाँ पे है जी म्यू डी हो गया, तो डेंसर मीडियम है यहाँ पे, और बाहर आ गया रेयर मीडियम। अब देते ये ऑब्जेक्ट है, रे गई सीधी तो सीधी चली गई, सीधी वाली सीधी जाती हैं क्योंकि वो सीधी होती हैं, और ये बेंड वाली जाती है वो बेंड कर जाती है इस तरह से। अब इनका कहाँ है मीटिंग पॉइंट? ये जी मीट। इसके लिए प्रूफ दिखा रहा हूं मैं। प्रूफ दूसरे वाले डायग्राम के लिए भी सेम ही होगा जो प्रूफ इसके लिए हो रहा है। हमारी डी, ठीक है। अब ट्रायंगल बना लेते हैं कुछ, ए बी, ये हो गया ओ, ठीक है फाइन। ये एंगल आई है तो ये रिफ्रैक्शन होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो ट्रायंगल को पकड़ते हैं, कौन सा ट्रायंगल पकड़े? ए बी आई वाला ऊपर जो दिख रहा है ABI, वो ट्रायंगल पकड़ा। तो बना लें अगर हम, तो AB ये एंगल कितना हो जाएगा, फिर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई वर्टिकली अपोजिट, आर के बराबर हो गया। ये है A, ये है B, ये है I, ठीक है। इसको कह दिया मैंने डी तो निकालना चाहता हूं, तो AB किसके बराबर आएगा? AB, तो मैं कहूंगा कि tan R इज इक्वल टू D डैश अपॉन ऑफ AB। D डैश क्या आ गया? सर वो 90 माइनस R होगा ना? नहीं, यस सर। हाँ जी, वो 90 माइनस R होगा, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही पकड़ा है। ये होगा 90 माइनस R, 90 माइनस R, ठीक है। या एक काम यूँ कर सकता हूँ मैं, छोड़ो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको कह देता हूँ ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल तो R होगा ना, अगर ये R है तो ये भी R होगा, ये वाला एंगल। यस सर, यस ये वाला एंगल तो R ही होगा, ये R हो गया, तो R लिख दिया मैंने। हाँ, इसको R कहते हैं। तो यानी tan R किसके बराबर आ जाएगा? tan R इज इक्वल टू AB बाय D डैश, यानी D डैश आ गया AB, या AB आ गया, AB कितना आ गया? AB इज इक्वल टू D डैश
tan r। ठीक है, इस ट्रायंगल की कहानी यहीं रोक दो अब। नाउ इन ट्रायंगल AOB, अगर ये आई है तो ये भी क्या होगा, आई होगा। अगर ये आई है तो ये भी आई होगा, वर्टिकली अपोज ऑल्टरनेट। तो इन tan i किसके बराबर आएगा, tan i आएगा AB बाय डी के, है ना, ये हो गया। और यहाँ पे कितना था, यहाँ पे था tan r बराबर AB बाय डी डैश, इसको कह लो 1, इसको कह लो 2, डिवाइड मार दो जरा इनको, तो डिवाइड मार दीजिए, तो डिवाइड 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड 1 एंड 2, तो tan r अपॉन tan i इज इक्वल टू, इट विल बी d बाई डी डैश, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, तो d बाई डी डैश आ गया, तो d डैश क्या हो जाएगा यहाँ पे, d डैश विल बी इक्वल टू d इंटू tan i बाई tan r आ गया, ठीक है, ये बात भी समझ गए। बाय स्नेल्स लॉ एंड नॉर्मल इंसिडेंस, हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं म्यू डी इंटू साइन आई बराबर म्यू आर, इसको क्या करेंगे फाइनली, अब साइन ए को आई लिख देंगे, इसको आर लिख देंगे, ये हो गया। और अगर एंगल छोटा हो के यहाँ से आई बाई आर क्या है, कर दो, डी डैश विल बी डी इंटू म्यू आर डी, होगी सब वो साइड से टू बोर्ड में आता है, बोर्ड्स के लिए। तो ये है बोर्ड्स के लिए प्रूफ। बाकी हमारा जुगाड़ वाला तरीका समझ ही गए हो आप, है ना, कैसे कर रहे हैं उसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्मूला हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला रख के कर सकते हो आप। इसको कहते हैं अपैरेंट डेप्थ, तो कहते हैं तो कहते हैं रियल डेप्थ, ध्यान रखना। अपैरेंट मतलब जो अपीयर हो रहा है, जो आंखों को अपीयर हो रहा है वो अपैरेंट हो गया, जो आंखों को अपीयर हो रहा है। जो रियल में वास्तविक में जब जानते ही हो पानी के अंदर नापना पड़ेगा स्केल से, है ना, वो रियल डेप्थ हो गई। जो आंखों को दिख रही है वो डी डैश होती है, तो कहते हैं अपैरेंट, एक्चुअल में होती है वो होता है रियल। क्या अब बात करते हैं यहाँ पे हम हमारी हेडिंग जो कि थी एक्चुअल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। अब यहाँ पे बात होगी उसकी, टोटल इंटरनल, एक सेकेंड, रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सर। हाँ जी सर, जो आपने शिफ्ट का फॉर्मूला लिखवाया है उसमें पैकेज एक फॉर्मूला यूज करता है T1 - 1 बाई म्यू, वो कैसे आया? वो मैं दिखाऊंगा आपको, सैटरडे पता चल जाएगा वो चीज।
ओके सर। हाँ, आज हो नहीं पाएगा वहां तक, लेकिन हम कर लेंगे उसे सैटरडे तक। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट है ये, सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर ये सोर्स ऑफ लाइट है और ये डेंसर मीडियम है, यहाँ पे है डेंसर मीडियम और यहाँ पे है रेयरर मीडियम। तो आप इस बात को जानते ही हो कि अगर, बाप रे, अगर लाइट सीधी आ रही है सोर्स से तो सीधी जाती है, लाइट जाती है तो निकल जाती है। टोटल रिफ्लेक्शन का जो फंडा है होना चाहिए, बात तो जरूरी है। एक लाइट तो ये चली गई और बहुत सारी लाइट निकलती हैं ऑब्जेक्ट से, तो अनगिनत। एक लाइट ये निकली तो ये कैसे जाएगी? ये जाने वाली है कुछ इस तरह से। ऐसे जाएगी लाइट ये। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा है, रिफ्रैक्शन ज्यादा है या एंगल ऑफ इंसिडेंस? ये बताओ कौन ज्यादा है, कौन ज्यादा बढ़ रहा है आगे, किसको ज्यादा शॉक है आगे बढ़? हाँ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ना 4 कदम आगे रहता है रिफ्रैक्शन से, मतलब बढ़ता ज्यादा है, वो ज्यादा बढ़ने की पड़ी रहती है इसको। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा आएगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो 90 डिग्री पहले अचीव कौन करने वाला है इस हिसाब से? तो रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टेड वाली रे जो है, रिफ्रैक्टेड वाली रे ही सबसे पहले एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड रे जो होगी वही 90 डिग्री अचीव करेगी। तो जब शक्ल कैसी दिखने वाली है उसकी, क्या हो जाएगा हाल, कैसा दिखेगा सिस्टम? सिचुएशन कुछ ऐसे हो जाएगी, लॉन्ग हो जाएगी। हाँ जी बिल्कुल, बाउंड्री के अलोंग, बाउंड्री के अलोंग हो जाएगी, बिल्कुल लाइक दिस। ग्रेजिंग इंसिडेंस हो जाएगी, ग्रेजिंग रिफ्लेक्टेंस है, ठीक है। तो ऐसे चली गई रे, बाहर चली गई, ये हो गया 90 डिग्री। ओके, अब इसके बाद पता है क्या, इसके बाद क्या होने वाला है? अगर मान लो आपने रे इस एंगल से और ज्यादा फेंकी और ज्यादा एंगल बढ़ाया आपने, तो व्हाट विल हैपन? मतलब यहाँ भेजी रे आपने अगर ए मीडियम में, तो अब आप ये देखोगे कि जो रे है उसी मीडियम में वापस चली जाती है। यानी कि अंदर कौन सी रे जाती हैं और बाहर कौन सी रे जाती हैं, इस बात को कौन डिसाइड करेगा? कोई एक डिमार्केटिंग लाइन होनी चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, यहाँ देखिए, ये देखिए, ये जो एंगल है ना, ये एंगल बहुत क्रिटिकल एंगल है। इसको थीटा सी मतलब क्रिटिकल है, मतलब इससे ज्यादा अगर एंगल हुआ, थीटा अगर ग्रेटर हुआ थीटा सी से, तो क्या हो जाएगा? TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नाम में समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गया, जहां पे सोर्स था अंदर ही वहीं रिफ्लेक्ट हो गया, तो इसको कहते हैं TIR। ठीक है, यहां पे क्या देखने को मिल रहा है हमें? यहाँ पे थीटा इज लेस देन थीटा सी, और जब थीटा लेस देन थीटा सी होता है तो रिफ्रैक्शन देखने को मिलता है, ग्रेटर होता है तो रिफ्लेक्शन मिलता है। रिफ्लेक्शन लिख देते हैं यहाँ पे, रिफ्लेक्शन, जिसको कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से बोलते हैं। ये क्रिटिकल या ये वो एंगल होगा जिसके बारे में जानना हमको बहुत जरूरी है, बिकॉज
फैक्टर है जो कि बताएगा कि लाइट अंदर रहेगी या बाहर निकल जाएगी। इससे ज्यादा हुआ तो बाहर निकलेगी, कम हुआ तो अगर इससे ज्यादा हुआ तो अंदर आ जाएगी और कम हुआ तो बाहर निकल जाएगी। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, सर ये इंटरनल रिफ्लेक्शन इसलिए हो रहा है ना क्योंकि जब हम वो कर रहे हैं थीटा बढ़ा रहे हैं इसका इंसिडेंस। हाँ, तो अब जब जो सीधा हो गई तो अब क्या मौका बचता है, अंदर आ जाएगी ना फिर ये वाली रे, जब 90 पे तो रीच कर गई तो कांस्टेंट रखना है म्यू। अब ये देखो फिनोमेना है यहाँ पे, जैसे ही 90 हो गया अब इसके पास कोई चॉइस बची नहीं है, अंदर आ जाता है फिर ये। तो फिर अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग at critical condition, at critical angle। तो देखते हैं क्या देखने को मिलेगा। हमारे पास म्यू डी था और बाहर था म्यू आर, तो हम कह सकते हैं म्यू डी इनटू साइन ऑफ थीटा सी इज इक्वल टू क्या आएगा, इनटू साइन ऑफ 90 डिग्री। जब क्रिटिकल एंगल आया था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो साइन थीटा सी क्या आ गया इस हिसाब से, साइन थीटा सी इज म्यू डी। याद कर लो उसको हमें एकदम हमेशा के लिए, कम अपॉन, जब भी निकालना हो साइन थीटा सी ज्यादा कर आंसर आ जाएगा ना, और हमेशा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जी कर दिया कम अपॉन ज्यादा। अगर थीटा ज्यादा हुआ थीटा सी से तो रिफ्लेक्शन, कम हुआ तो रिफ्रैक्शन। साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल है। अब एक सवाल आता है, क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ illumination, find the area of illumination on surface of water, on surface of water for shown situation। क्या है यहाँ पे, कुछ इस तरह से है कि यहाँ पे तो है जी सोर्स। अब जब यहाँ पे सोर्स है तो ये बात तो कंफर्म है ना कि सारी की सारी लाइट रे तो बाहर जाएंगी नहीं, है ना, तो जाएंगी नहीं। तो कौन सी लाइट बाहर जाने वाली है, कहाँ, कब तक बाहर जाएंगी, ये फाइनल से जब लाइट बाहर जाएगी। थीटा सी ये बाउंड्री है, थीटा सी लाइट ऐसे, तो ये लास्ट है जब लाइट बाहर जाएगी। ये हो गया। जो बाहर जाने वाली रे हैं वो सब यहीं पे सबके साथ। तो इल्यूमिनेशन वाला एरिया कौन सा हो गया, ऊपर वाला ये हुआ ना। मान लो कि डेप्थ मैंने दे दी, ये ऑब्जेक्ट जो रखा है सोर्स रखा हुआ है इस डेप्थ डी पे, डेप्थ डी पे रखा हुआ है। तो कैन यू फाइंड दिस पार्ट, ये रेडियस निकाल सकते हो, रेडियस कितना होगा ये, बिल्कुल सर निकाल सकते हैं। ये थीटा सी है तो थीटा सी होगा, तो
r अपॉन d इंटू टेन थीटा, ये हो गया। r इज इक्वल टू डी टेन थीटा सी हो गया। फाइन। सो अगर आप इसको टॉप से देखेंगे ना, टॉप व्यू, इसका टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा दिखेगा, कोन जैसा। हाँ सर्कल आएगा पूरा। लेकिन नीचे से लाइट रेज भी तो आ रही होंगी, तो एक ऐसा दिखेगा, सर्कुलर पॉइंट सोर्स है, ऐसा दिखेगा, चल रही है, ऐसे दिखेगी लाइट बाहर निकल, सब जगह से बाहर निकलेगी ना। एक बल्ब रख दो पानी में आप, लाइट तरफ आ रही है, डॉट मतलब फेस, ये है तार है, उजाले का स्पॉट, जो उजाला बन रहा है सरफेस, उस तार कितना दे रखा है, डी टेन थीटा। तो एरिया कितना हो जाएगा इसका, एरिया निकाल लेंगे हम एरिया। तो एरिया विल बी एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन, चमक वाला एरिया कितना हो गया, यानी कि इंटू स्क्वायर थीटा सी हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर। तो उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, बिकॉज क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि साइन थीटा सी किसके बराबर है, अगर ये एयर है तो ऑब्वियस सी बात है एयर होगा, ये बाहर अगर लाइट रे निकल रही है और हम ऑब्जर्वर देख रहा है, एयर है मान लो, तो कम अपॉन आपसे 1 अपॉन ज़्यादा, यानी 1 अपॉन म्यूडी हो जाएगा। तो सर आप तो ट्राइंगल बनाओगे तो क्या कहोगे कि अगर साइन थीटा सी है तो 1 होता है हाइट, तो हाइट हो गया, ये होता है म्यूडी हाइपोटेन्यूज हो गया, तो बेस कितना आएगा 1 प्लस म्यूडी का स्क्वायर हो जाएगा। तो टेन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा को लिख सकते हैं, म्यूडी का स्क्वायर नहीं होगा वो। हाँ सही कह रहे हो, म्यूडी हाँ माइनस या गॉट इट, म्यूडी का स्क्वायर -1 हो जाएगा, ये हो गया। टेन थीटा सी कितना है, हम कह सकते हैं उसका स्क्वायर भी करना है हमको, तो इट विल बी हाइट अपॉन स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, एरिया ऑफ इल्यूमिनेशन। समझ में आ गया बात कि अगर डी डेप्थ में ढक बल्ब, तो बल्ब से सारी किरणें बाहर नहीं आ पाएंगी, सारी रेज बाहर नहीं आएंगी, वो थीटा सी से पहले पहले ही जो होंगी ना रेज वही बाहर आएंगी। तो उतने तक का आपने क्या लिया, एक एरिया निकाल दिया। ठीक है, तो दिस इज एरिया ऑफ नेशन। छुट्टी कर दो सर, इसके बाद टी रुको होने वाले 4:30 सर हो बहुत जाएगी, हो रहा है, 4:30 बस 10 मिनट, 10 मिनट ज्यादा नहीं लूंगा मैं, 4:27 पे छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं बात करता हूं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इससे समझा सकता हूं बेहतर, वो ये है कि अगर मान लीजिए ये लेंस है, ठीक है, ये जो भी है बन गया, ठीक है, लेंस है, यहाँ पे स्लैब है, एक ग्लास स्लैब है, और यहाँ पे एक ये मिरर है। समझ करना बहुत जरूरी है। सर इसी का पार्ट है टोटल इंटरनल। हाँ कुछ ये कुछ समझा रहा हूँ मैं, रिवर्सिबिलिटी तो समझ में आना चाहिए, चीज जरूरी है। अब यहाँ पे रेज आ रही है, ऐसे ऐसे गई, फिर ऐसे चली गई, ये हुआ मान लो, तो रे ऐसे गई ना। अगर मान लो किसी ने इस रे को, इस रे के सामने कैसा इंसिडेंट कर दिया, इसको ऐसा खींच दिया,
कुछ भी किया हो, अगर वापस आप रे इस डायरेक्शन में भेज दोगे, ऐसे जैसे आपको मैं बोलता हूं, मान लो आपको मैंने भेजा कहीं, छोड़ो उस चीज को, मान लो लाइट रे गई ऐसे और ऐसे गई, और किसी ने इसको दोबारा उल्टा भेज दिया, तो ट्रेन अपने आप उसी रास्ते पे वापस निकल भी जाती है जिस रास्ते से वो आई थी। अपने आप पहचान लेती है रास्ता, उसको भूलती नहीं रास्ता, अपना रास्ता भूलती नहीं है अपना वो। समझ रहे हो? ये बात समझ में आई? आपका मतलब क्या है? यानी जो चीज आपने भेजी वो वापस अगर आप भेजोगे ना उस दूसरे कोने से, तो वापस अपना संदेश वहीं पहुंचा देगी जहां से वो आई थी। ऐसा ह्यूमन बीइंग के साथ नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग अगर कहीं जाते हैं तो दोबारा लौट नहीं पाते हैं, वो भूल जाते हैं रास्ता। दिस इज नॉट द केस विद, अगर लाइट को आपने उसी रास्ते वापस भेज दिया, वो कुछ भी तरीका हो सकता है। वो कह सकता है कि आपने रे को नॉर्मली इंसिडेंट करवा दिया, जब नॉर्मल इंसिडेंट कराओगे तो टक्कर खा के रे वापस उसी रास्ते पे जाएगी। अगर करा रही है इस मिरर पे तो इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर किसी भी तरह वापस भेजा तो उसी रास्ते पे वापस आएगी। अब इसका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है यहाँ देख लिया अब ये लास्ट एग्जांपल है, छोड़ दूंगा इसके बाद में। सर ये वापस जाती क्यों है? क्यों है? क्योंकि हमने Yes, इसको भेजा, sir. हमने भेजा है इसको, मिरर लगाया ना हमने, मिरर है, मिरर लगा दिया हमने, तो मिरर पे कैसा गिर रही है? नॉर्मली गिर रही है। जब नॉर्मली गिरती है तो क्या होता है? वापस आएगी ना कि नहीं आएगी? ओके सर। तो वापस अपना रूट पकड़ लेगी वही जैसे आई थी। सर कोई और डायरेक्शन रिफ्लेक्ट हुई तो वापस नहीं आएगी? तो नहीं आएगी। हाँ ना फिर नहीं होगा, आपको करना भाई, भेजना पड़ेगा ना उसको रिवर्सिबल। सर वो अपने पाथ को बैक ट्रैक करेगी ना? बैक ट्रैक, लेकिन बैक ट्रैक कराने के लिए आपको उसको दोबारा भेजना पड़ेगा उसी रास्ते पे। तो ऐसा कब हो सकता है? जब आप नॉर्मल इंसिडेंट हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है ना लाइट का, नॉर्मल इंसिडेंस। याद है नॉर्मल इंसिडेंस रिफ्लेक्शन में क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती थी नॉर्मली गिरती थी लाइट तो। हाँ तो वही ये काम आपको करना है, ये काम आपको करना है, या किसी भी तरह से करो आप। अगर उसी रास्ते पे आपने भेज दिया ना उसको किसी भी तरह से, वापस अपना रास्ता पकड़ लेगी, वो भूलेगी नहीं वो। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे देखो, यहाँ देखिए, दिख रहा है लाइट रे जो जा रहा है, ये लाइट रे जा रही है, ये वाली देखिए, ये लाइट रे जा रही है ऐसे करके। अगर मान लो मैंने ऐसे उल्टा तो क्या होगा बताओ? लाइट रे ऐसे भेज दी मैंने, मिरर लगा दिया इधर, या कुछ भी किया, लाइट रे ऐसे आ रही है तो ऐसे चली जाएगी अंदर। समझ रहे हैं? तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका प्रिंसिपल देखिए, एग्जाम्पल देखो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है एकदम। तो मान लो सूरज हुआ मध्यम, ठीक है? तो यहाँ पे है सूरज डूब रहा भाई, और पानी बाहर, और ये अरे बन नहीं रहा है ढंग से, बन जाओ। हाँ ठीक है, लगभग बना रहा हूं मैं, ठीक है, लगभग सा। कितने एंगल पे आ रहा है ये लाइट रे? म्यूट कर दो। लगभग 0 डिग्री, सर ऑलमोस्ट 90 90 पे आ रहा है, 90 पे आ रहा है। नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंस लगभग 90 90 डिग्री, है सर। लगभग 90 है। हाँ अब क्या होगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, यानी कि अभी जाएगी कैसे रे, फिर वापस कैसे जाएंगी? इस एंगल पे चली जाएगी, यहाँ चली जाएगी, और एंगल कितना होगा? ये थीटा सी होगा। ये ध्यान रखो आप, यह प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का एग्जांपल। बढ़िया, सूरज जी तो है, ऐसे ले आ रही तो ऐसे वापस चली गई, जब ऐसे जाती थी तो ऐसे निकल जाती थी। तो ये चीज है यहाँ पे, इसको ध्यान रखना है। तो यानी अगर पानी में अगर कोई चिड़िया विड़िया या कोई मछली वगैरह है तो उसको सन कहाँ दिखने वाला है? उसको सन यहाँ दिखेगा कहीं ऊपर, ये समझ लो। अब आप ऊपर दिखने वाला है, डूबता हुआ सूरज दिखेगा नहीं उनको, ऊपर दिखेगा पानी के अंदर, ठीक है? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लाइक दिस। तो बस पॉइंट के बाद उन्हें सूरज दिखते ही नहीं। उस पॉइंट के डूब गया फिर क्या दिखेगा? जब धरती पे नहीं दिख रहा तो पानी में रेस कहाँ से आएंगी? मतलब कि एकदम उनके लिए एकदम से आसमान में गायब हो जाता है। ये लास्ट रे है, ये आखिरी रे है सूरज से, आखिरी किरणें हैं सूरज की। ये ऊपर होगा तो दिखेगा ही ऊपर, फिर यहाँ आएगा तो फिर यहाँ दिखेगा, यहाँ आएगा तो सूरज यहाँ दिखेगा, आएगा तो सूरज हवा में गायब हो जाता है। हवा में गायब हो जाता है एकदम से। हाँ
ये सही कहा आपने बिल्कुल। अचानक यहाँ दिख रात रहा हो है, जाती होगी। यहाँ दिखता है फिर एकदम से गायब हो जाता है। पर गायब हो तो जाता है लेकिन फिर भी ऐसा उनको एहसास नहीं होता है। वो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो हमारा जो आसमान है ना वो स्कैटर करता है लाइट को पूरे पूरे उसमें, तो उसकी वजह से लगता है कि अभी कोई ना कोई है उजाला देने वाला, तो उनको ये बात एकदम रैंडमली दिखती नहीं है। अगर स्काई नहीं होता ना, हमारा स्पेस होता, हमारा एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो झटका लगता उनको, एकदम दिखता पहले फिर एकदम नहीं दिखता। पर बिकॉज स्काई में क्या है कि स्कैटरिंग हो रही है, मान लो सूरज रहता है ना तब भी चमकता तो है ना स्काई हमारा, उस चमक की वजह से पानी दिखता है उनको, उनको फिर पता नहीं चल पाता, इस बात का एहसास नहीं हो पाता है। ठीक है, जनरली नदियों में और ठीक है, तो ये सी वाली फिश जो ओशन में होती हैं उनको ये फिनोमेना देखने को मिल सकता है जो ओशन वाली हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट है, ध्यान रखिए, प्रिंसिपल ऑफ रिवर। ठीक है, तो ठीक आज के लिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल को। देखिए एग्जाम्पल में फिर से बता रहा हूँ कि देखो हमने क्या किया था। मैंने कहा कि अगर मैं लाइट, देखो लाइट ऐसे जाती थी ये वाली तो ऐसे निकल जाती, अगर किसी भी कारण आपने किसी भी तरह से लाइट रे को अगर वापस इसी रास्ते पे भेजा तो वापस वो अपना रास्ता पकड़ लेगी जो पहले जहां से आई थी। समझ में आ गई बात? सर एक चीज पूछनी थी मुझे। हाँ सर, क्लाउड्स लाइट रिफ्लेक्ट कर सकते हैं? हाँ करते हैं ना, वाइट तभी तो दिखते हैं क्लाउड। तो सर कहते हैं जो पानी में मछलियां तैर रही होंगी फिर कहते हैं उन्हें भी तो सन दिख रहा होगा ना, क्योंकि क्लाउड्स की जो कहते हैं क्लाउड रिफ्लेक्ट करेगा उस हिसाब से अगर हम क्लाउड तो नहीं, क्लाउड वैसे रिफ्लेक्ट नहीं करता कि एकदम पॉइंट सोर्स की तरह दिखे, वो स्कैटर करता है लाइट को, फैला देता है हर जगह, तो उनको सफेद ही दिखेगा। मतलब सन नहीं दिखने वाला उनको, सन दिखना बहुत मुश्किल है उनके लिए। मतलब दिखेगा स्पॉट, जो ओशन वाली फिश होंगे उनको जरूर दिखेगा, उनको दिख सकता है। और कभी ट्राई नहीं किया किसी ने, मतलब ऐसा लगता है कि होगा कि भी नहीं, तो कभी देखा ही नहीं किसी ने, इंसानों ने तो देखा ही नहीं ऐसा। मे बी ट्राई करो, इमेज मिल जाए ऐसी। हाँ जी बोलिए। सर वो आप लोग बताने लगे थे ना, वो हमारे वो इमेज ऑब्जेक्ट कैसे, वो मेरा नेटवर्क उसी टाइम चला गया था। अब जल्दी नहीं हो रही, अब थक नहीं रही हो? तो मुझे सब करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, क्या बताना है बताओ। सर वो उसमें था कि अगर हम पानी में बैठे हैं और ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट है तो हम उस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारा ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला टॉपिक, ऊपर वाला टॉपिक है इसका मतलब। ये सौम्या कुछ कह रही हो, सौम्या द्विवेदी? यस सर, जो लास्ट एग्जांपल हमने किया था तो बोला कि वो गुड एग्जांपल रिवर्सिबिलिटी था। जाती भी देखी, आती भी तो नहीं देखी। देखो ये गई और ऐसे चली गई, ये ऐसे निकल गई, ठीक है। सपोज इन नेचर someone sends the light ray in this direction, मान लो किसी ने लाइट रे भेजी, तो क्या होगा इनका, वापस नहीं जाएंगी? समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं? दिक्कत कहाँ है ये बताओ, आपको कहाँ समझ नहीं पा रहे हो उस चीज को? सर वो सन वाले में बस हो रहा था क्योंकि वो नीचे गई और जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने वापस भी आती हुई देखी थी। नहीं, वो वापस भेजी थी हमने, वापस भेजी थी तो वापस अपने रास्ते को ट्रेस कर लेती। ये बताना चाह रहा हूं मैं कि लाइट ना अपना रास्ता जानती है। वो अगर वो जाना जानती है तो वो आना भी जानती है। जो जाना जानती है उस रास्ते से वो आना भी जानती है, चाहे वो कोई भी लाइट क्यों ना हो दुनिया की, चाहे कभी भी क्यों ना भेज दो। सर वो तो तभी वापस जाती है ना। वो बिल्कुल सही है, वो आर्टिफिशियल वे होगा, आर्टिफिशियल वे ऑफ सेंडिंग द लाइट। हम लोग ह्यूमन बीइंग ऐसा करेंगे, पर नेचर भी तो ऐसा कर सकता है ना खुद। सन ने भेज दिया भाई नेचुरली, क्या है उसमें, समझ रहे हो? पर पैटर्न वही रहेगा। क्लियर, समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं? सर तो पानी से मतलब वापस जा रही है वो लाइट नीचे से वापस? हाँ, लाइट पानी में जा रही है ना वापस, सन की लाइट जो है पानी के अंदर जा रही है। एक सेकंड सर वो तो फिर वन वे हुआ ना? सर ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है। डाइजेस्ट नहीं हो रही है, रुको रुको बता रहा हूँ। दिमाग घूम गया, दिमाग घूम गया है, रुको एक सेकंड, रुक थोड़ा, एक सेकंड सुन लो, समझ में आएगा। नहीं
तो अगर तो लाइट ना ऐसे निकल जाती। अब आपने मिरर ना लगा करके, मिरर नहीं लगाया आपने, आपने बोला कि मिरर का काम मेरा सन भी कर देगा। माय सन कैन आल्सो डू द सेम थिंग, कैन सेंड द रे इन योर डायरेक्शन। वो किस डायरेक्शन, किस रास्ते में, बस अब ऐसे जा सकता है तो उसको ऐसे वापस आने में क्या दिक्कत है? ये बात समझ में आई? ये कह रहा हूं मैं, जब लाइट तो ऐसे आने में क्या, लाइट को थोड़ा पता चल रहा है कि मैं कहाँ भाग रही हूँ, कौन मेरे को भगा रहा है, लाइट को थोड़ा पता चल रहा है। लाइट को अगर ऐसे जा रही है तो वापस ऐसे भी आ सकती है। ठीक है सौम्या? यस सर जाए हम? हाँ जा सकते हैं बिल्कुल। जतिंदर रुक जाओ सर, बड़ा अजीब नेचुरल फेनोमेनल कहाँ पे? नहीं सर, ऊपर इसके वाला ये, हाँ नहीं सर, ये तो ज्यादा ही हो गया। ऊपर नहीं सर, नीचे अच्छा ज्यादा अच्छा, ऊपर कर दिया। ये वाला ये एग्जैक्टली ये। हाँ इस पे क्या सोच रहे हैं? अच्छा कि ऑब्जेक्ट कैसे हुआ? यस सर। इसमें आंखों के लिए ये ऑब्जेक्ट क्या चाह रही हो ना? हाँ जी। हाँ तो देखो, ये आंखों के लिए इंस्टेंट रे कौन सी है? ये रे हैं आंखों के लिए। हाँ, yes. अच्छा ये कहाँ, इनका मीटिंग पॉइंट किधर है, कहाँ मिल रही है ये? आगे तो मिलेंगी नहीं, नहीं पीछे ही मिलेंगी। कहाँ मिल रही है? yes. यहाँ मिल रही है। अच्छा कैसी रे है? हार्ड रेज है कि नहीं है? हार्ड रेज है ना? अच्छा, हमने अपनी आईज के लिए उस बाउंड्री को हटा दिया क्योंकि उस बाउंड्री की जरूरत नहीं है। हमको बाउंड्री सॉलिड आ रही है आंखों में, जो रे गिर रही है वो तो सॉलिड गिर रही है, आंखों को पता नहीं चलेगा। बाउंड्री के लिए डॉटेड है, वो बाउंड्री के लिए वर्चुअल इमेज है, पर हमारी आंखों के लिए वो रियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है ओके, अब आ गया मुझे समझ। चलिए ओके। सर क्वेश्चन बोलो। भेजे थे, क्वेश्चन भेजे थे टेलीग्राम पे। हाँ ठीक है बिल्कुल। बता। अभी रुकोगे फिर या बाद में बताऊं क्या? हाँ मैं रुका ठीक है, हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। ठीक है सौम्या, अब सैटरडे को पूछिएगा। हाँ बोलो सौम्या। सर वो इस वीक की फिर आपने बोला था कि डाउट क्लास। हाँ हम डाउट क्लास सैटरडे को लगाएंगे। सैटरडे को 3 से 3:30। ठीक है 3 से 4 खत्म हो जाए। जुल बोलो। ये जो लास्ट आपने बताया कि सन वो बाउंड्रीज वो ट्रेस कर, तो वो बाउंड्री दूसरी साइड क्यों नहीं जाता? यस सर। अच्छा वो बिल्कुल फिर आपको हॉरिजॉन्टल फेंकना पड़ेगा, मतलब स्ट्रेट फेंकोगे तभी तो जाएगा। मतलब थोड़ा सा भी अगर टकराने की गुंजाइश हुई ना, थोड़ा सा भी अंदर। सर ये थोड़ा सा नीचे है। हाँ देखो घुस तो रहा है, थोड़ा सा हल्का सा घुस रहा है अंदर इसमें ऐसे टक। ठीक है सर। हिट थोड़ा सा तो हिट करे। इसको कह रहे हैं थीटा टेंड्स टू है, ये एकदम 90 डिग्री अप्रोचिंग है, एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री नहीं होगा। अंदर लाइट टक्कर तो मारे एटलीस्ट। ठीक है सर। सर मेरे भी टेलीग्राम पे क्वेश्चंस है, मेरे को भी बता देना। हाँ देखो अभी रुक सकते हो तो अभी रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अभी बता दूंगा जिसके हैं। ठीक है ना? चलो हाँ बोलो कौन कौन है, आ जाओ, मैं बता ही देता हूँ। मैं फ्री हूँ अभी तो। रीटेक किए हैं।